बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम आज लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिलेशन। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिलेशन। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिलेशन में 3 टॉपिक्स होंगे बेसिकली जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक होगा एनर्जी सोर्स, दूसरे नंबर पे होगा एनर्जी लिमिटेशन, तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एलोकेशन ऑफ एनर्जी। ये 3 हेडिंग्स जो हैं हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी हमें डेली के फंक्शंस करने के लिए रिक्वायर होती है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है और वो सब्सटेंस इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है दैट प्रोवाइड एनर्जी, जिसको इनटेक करने से एनर्जी मिलती है। ये होता है बेसिकली न्यूट्रिएंट। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट ये 2 चीज़ें आती हैं एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी में। एक ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द 2 थिंग्स एंड दिस थिंग्स बेसिकली एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो कॉमन सी बात। अब ये 3 जो हेडिंग है, एनर्जी सोर्स और एनर्जी लिमिटेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनर्जी, इसमें हम एक एक हेडिंग को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एनर्जी सोर्स की। एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस। लाइक कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ ऑर्किड्स मतलब ट्रीज की बात कर रहा हूँ, बागात होते हैं, उनमें कुछ ट्रीज मुख्तलिफ स्पीशीज के होते हैं। कोई किसी किंगडम से बिलोंग करता है, कोई किसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सारी की सारी जो 5 किंगडम सिस्टम हम पढ़ते हैं उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को टैक्सा में प्लेस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को उनकी फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज की बिना पर हम उसको अरेंज करते हैं। अब एनर्जी सोर्सेज को देखने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द ब्रॉड बेसिस, on the 2 broad bases, and these 2 broad bases basically are the heterotroph and the autotroph. Autotroph and heterotroph. Autotroph. Auto mean self. Auto mean self और ट्रॉफ में फीडर्स। सेल्फ फीडर्स, it means the organisms which prepare their own food. सुनो, organism which prepare their own food without depending on another organism. This organism is known as the autotroph. सेल्फ फीडर मीन ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो दूसरे नंबर पर है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मीन अनदर या फिर डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं इधर एन अदर लिखूं, एन अदर, और ट्रॉफ मीन फिर वही फीडर्स। The organisms which
depends on another organisms for feeding. These organisms known as the heterotrophs. तो ऑटोट्रॉफ दो तरह के होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ जो हैं ये दो तरह के नेचर में मौजूद हैं। एक है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन organisms which prepare their own food in the presence of light। ठीक है, फोटो मीन लाइट, तो लाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो फ्रॉम केमिकल। हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल? हेयर द मीनिंग ऑफ केमिकल इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। केमिकल का मतलब क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are the inorganic in nature like calcium, magnesium, potassium, sulfur, etc. तो ये बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एनर्जी को समझने के लिए कि एनर्जी सोर्स, समझो एनर्जी जो आ रही है उसका जरिया क्या है। ये दोनों अगर आपको हायरार्की समझ में आई है कैटेगरीज, तो आगे सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत आसान होगा। याद रखो कि जो ऑटोट्रॉफ है, जो सेल्फ फीडर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो खुद तो एनर्जी बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद एनर्जी बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से कौन कौन वाकिफ नहीं है? फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट एनर्जी बनाते हैं वो दो चीज़ों को मेन फिक्स करके बनाते हैं। प्लांट्स में के पास पानी मौजूद होता है, हाँ वो सॉइल से लें, अंडरग्राउंड वाटर से लें या हम उनको दें। वो दो मेन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। और वो दो चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक होती है लाइट और दूसरे नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में वाटर के साथ मिलकर जो अमल होता है जिसके जरिए से खुराक तैयार करते हैं प्लांट्स, उस अमल को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जर्नल है। हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होती हैं, इनकी आगे क्या डाइवर्सिफिकेशन है, इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। अब फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमें लाइट को समझना होगा कि लाइट हमें क्या बताती है। लाइट, याद रखना, light energy come from the sun and this energy is known as the solar energy। समझना है। अब एक बात देखो कि प्लांट ने इनकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल करना है। अब लाइट क्या है? लाइट क्या है? इट इज द एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज द न्यूट्रिएंट। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट का रिलेशन जब मिलता है तब इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है, जो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन मिलती है। अब लाइट की एनर्जी जो है वो सोलर यानी कि सन से आने वाली रेडिएशंस की फॉर्म में मिलती है। अब सोलर एनर्जी के लिए सोलर स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? सोलर स्पेक्ट्रम होता है।
सोलर स्पेक्ट्रम बेसिकली सोलर स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है? सोलर स्पेक्ट्रम के मुताबिक जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें एनर्जी कम होगी। लफ्ज़ सुनो कि जिस लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। क्या कह रहा है सोलर स्पेक्ट्रम? कि हायर द wavelength it mean lower the energy। और इसके बरअक्स लोअर वेवलेंथ इट मीन्स हायर एनर्जी। हायर एनर्जी। तो सोलर स्पेक्ट्रम की मैंने आपको बात जो बताई है, सोलर स्पेक्ट्रम को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें 3 तरह की लाइट यानी कि जो सन से आने वाली लाइट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ये है वेवलेंथ, और ये है एनर्जी। ठीक हो गया। अब ऐसी देखते हैं जरा कि सोलर स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि यहां से 0, यहाँ 300, यहाँ 700, यहाँ 1000 और ये 2250 तक चलती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और ये है ऊपर को एनर्जी। यहाँ पर हम लिखते हैं 0.1, 0.5, 1, 2। ये किलो कैलोरीज में एनर्जी को मैंने बताया। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है लाइट के हवाले से वो ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी ये है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की अगर आप एनर्जी देखोगे ये इनसे ज्यादा है, लेकिन जब वेवलेंथ देखोगे तो इन दोनों से ये कम है। 300 वेवलेंथ है और एनर्जी 1 है, जबकि अल्ट्रा वायलेट से आगे एनर्जी आती है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमारी आंखें बर्न अप हो जाएं, जल जाएं। और उसके बाद जो एनर्जी है 300 से 700 नैनोमीटर के दरमियान वो विजिबल लाइट है। और इसके बाद जो रहती है एनर्जी वो है इंफ्रारेड एनर्जी या रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी होती है। तो सोलर स्पेक्ट्रम में ये 3 चीजें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, विजिबल लाइट की रेडिएशंस और इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो वो लाइट जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगी? नहीं। वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी? नहीं। वो एनर्जी जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है वो एनर्जी विजिबल लाइट होती है। वो लाइट होती है जो अपने अंदर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रखे और इसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी शॉर्टर हो। देखो ना, ये 1000 है, ये 2000 है, इसकी वेवलेंथ सिर्फ 700 है, 300 से 700 के दरमियान, और इसमें एनर्जी भी एज कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वाली जो एनर्जी है ये फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होती। ये जिस तरह हमारी आइज को बर्न अप कर सकती है इसी तरह ये प्लांट में मौजूद फोटोसिंथेटिक मशीनरी जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जैसे ट्रोमास होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन
डिस्ट्रॉय कर देती है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इंफ्रारेड रेडिएशंस के आपको पता है हायर द वेवलेंथ मीन लोअर एनर्जी। इंफ्रारेड रेडिएशंस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करवा सके। तो इसके दरमियान वाला जो रास्ता है जिसको किफ़ायत शारी कहते हैं वो है विजिबल लाइट। कि विजिबल लाइट का प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट्स यूज दिस लाइट इन केस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड्स। तो यहाँ पर लाइट के हवाले से मैंने आपको बताया कि विजिबल लाइट जो कि 300 to 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है, इसको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस रीजन को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन या फिर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये जो विजिबल लाइट है इसके लिए मैंने आपको टर्म इस्तेमाल करके बताई है कि हम इसको बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन या फिर रेडिएशंस। PAR is the photosynthetically active region which is range from the 300 nanometer to 700 nanometer, and this required for the preparation of the food for carry out the process of the photosynthesis। ठीक है, अब अगर 100% सोलर स्पेक्ट्रम हमने, मैं आपको ये कहूँ कि हमने 100% सोलर स्पेक्ट्रम लिया है, इनकी हमने डिवीजन करनी है, तो उसमें जनाबे वाला सुनिए कि 53% एनर्जी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में होती है और 45% एनर्जी विजिबल लाइट की फॉर्म में यानी कि PAR की फॉर्म में मौजूद होती है, और जो रिमेनिंग है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में, यानी कि ओनली 2% energy will be present in the infrared radiations, and this energy is very less, not photosynthesis, and this energy is very high, no photosynthesis, because higher energy can diminish the process of the photosynthesis. Only the visible light, which is known as the PAR and which covers about the 45% of the solar spectrum, is essentially required for the process of the photosynthesis। अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपनी भी खुराक खाते हैं, बनाते हैं, और हम ह्यूमंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल है वो हमेशा ही अपनी खुराक प्लांट्स से या प्लांट बेस्ड मटेरियल से हासिल करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पर? फोटोसिंथेसिस पर। प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करें, प्लांट मौजूद ना हो, प्लांट मौजूद ना हो तो हम भी दुनिया में मौजूद ना हो। तो ये लाइट की इम्पोर्टेंस है जनाब, लाइट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी पीछे ही पड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और प्लांट्स इसको भी फिक्स करते हैं। अब हम क्लोजर लुक लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो कितनी तरह के प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट फेमिलियर, कौन नहीं जानता। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, ठीक है, अगर प्लांट है फॉर एग्जांपल, प्लांट में एक सेल होता है, उस सेल में
मुख्तलिफ तरह के एसिड्स होते हैं, उन एसिड के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिलती है और शुगर का मॉलिक्यूल बनाती है। नहीं समझ आई? मैंने आपसे बोला फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लांट एंड वी टेक अ लीफ ओनली, ठीक है, वी टेक अ लीफ, हमने एक पत्ता लिया, ठीक है, हमने एक लीफ लिया उसमें। अब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लीफ होता है ना, ये जो लीफ होता है, इसका मैं अगर आपको क्रॉस सेक्शन बताऊं तो इसमें 4 चीजें होती हैं। एक होते हैं एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, उसके बाद होते हैं मीसोफिल सेल्स, ठीक है, उसके बाद होते हैं बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, उसके बाद प्लांट की होती है वेन, वेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पत्ता है, लीफ है, इसके यहां पर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स मौजूद, इनके साथ ही मीसोफिल सेल्स भी पाए जाते हैं। मीसोफिल सेल्स थोड़े से इनसे साइज में बड़े होते हैं और इसके साथ साथ ये एपिथेलियल सेल्स, ये इनके साथ साथ बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं बंडल शीथ सेल्स, ये बंडल की फॉर्म। और इसके दूसरी साइड पर ये लीफ का मैं एक हिस्सा बता रहा हूं, ये वेन है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूं पूरा ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ लगे। ये है जी, यानी कि एक पत्ता हमने लीफ लिया, उसका क्रॉस सेक्शन बनाया, ये जो वेन नजर आ रही है, ये जो वेन नजर आ रही है, बेसिकली ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये वेन है, वेन। तो इसके जो साइड वाले पोर्शंस हैं, लाइक ये हिस्सा और ये मैंने आपको बना के दिखाए। अब यहाँ पर जो समझना है वो ये है, इसको छोड़ें आप स्ट्रक्चर को, वो समझने वाली बात क्या है, CO2 जो प्लांट पे फिक्स होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है? CO2। जब CO2 इंटर होता है प्लांट में, ठीक है, इंटर होता है और ये पहुंचता है लीफ के पास, लीफ के मीसोफिल सेल्स जो हैं, ये मीसोफिल सेल्स, CO2 फिक्स इन मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल मैंने बताया था आपको, चूंकि बड़े हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, लेकिन ये किस तरह से होती है अब हम डिस्कस करेंगे कि मीसोफिल सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक मीसोफिल सेल है, हम इसको लेकर पूरा साइकिल ड्रा करेंगे कि ये सारे के सारे मामलात किस तरह से तय पाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीसोफिल सेल में इंटर होती है, यहाँ पर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं
राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट को हम RUBP भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट when combined with the carbon dioxide they form a 3 carbon acid, and this 3 carbon acid is known as the phosphoglyceric acid, या इसको हम PG3 भी बोलते हैं। PGA phosphoglyceric acid, और phosphoglyceric acid basically it is the 3 carbon acid, 3 carbon acid। तो जब राइबुलोज बिसफॉस्फेट ने राइबुलोज कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में इनकॉर्पोरेट हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने मिलकर क्या बनाया? शुगर्स ने मिलकर क्या बनाई? स्टार्च। जब ये शुगर और स्टार्च बनी, इन शुगर और स्टार्च ने आउट किए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो शुगर्स और कार्बन हैं बेसिकली दीज आर द सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर इसके साथ मिलता है और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, और इसमें 3 कार्बन एसिड होता है, यानी कि इस पत्ते के मीजोफिल में 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन एसिड होता है। तो इन प्लांट्स को जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड्स के साथ 3 कार्बन एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, इन प्लांट्स को बोला जाता है C3 प्लांट्स। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, C3 प्लांट्स इनको बोलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद 2 साइकिल्स और हैं, पाथवे और हैं बल्कि, थ्रू विच द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फिक्स्ड, एंड दीज पाथवेज बेसिकली इज द C4 पाथवे या फिर C4 साइकिल, और इन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स। और दूसरा है CAM पाथवे, CAM प्लांट। ये सारे के सारे पाथवेज हैं, ये पढ़ लीजिएगा, आसान है। चलिए मैं आपको सुना देता हूं। C4 में 4 कार्बन वाला एसिड होता है PEP। क्या होता है? 4 कार्बन वाला एसिड होता है जिसको PEP पेप बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरोफॉस्फेट। पढ़ा होगा आपने ग्लाइकोलाइसिस में। 4 कार्बन के एसिड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाके इनकॉर्पोरेट होगा, उस वजह से इनको C4 पाथवे या C4 साइकिल, या उन प्लांट्स को C4 साइकिल कहते हैं। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, PEP के साथ कंबाइन होगा, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोज के साथ बाइंड हुआ, इस तरह C4 में कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ बाइंड होगा। PEP के साथ बाइंड होने के बाद सारा साइकिल वैसे ही चलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक निकालेगा, 3 कार्बन रह जाएंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड शुगर बनाएगा, शुगर आगे फर्दर अपना साइकिल को कंप्लीट करेंगी। इसी तरह कैम पाथवे है, कैम पे बोलते हैं कैस्टुलेंट पाथवे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैम पाथवे में बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको C3 और C4 के बारे में बताया, इसी तरह ही इसमें भी होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पाथवे बेसिकली उन प्लांट्स के लिए है जो एरिड कंडीशंस में होते हैं, एरिड कंडीशन में होते हैं, जो डेजर्टी कंडीशन में होते हैं, जिनमें वाटर लॉस का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एरिडिटी होती है, पहले से ही वहाँ पर बहुत ही वाटर की कमी होती है, और ये पाथवे वहाँ पर काम आता है।
तो ये बेसिकली था एनर्जी का सोर्स कि किस तरह से एनर्जी मिलती है। 3 तरह से एनर्जी मिलती थी हमें, एक थी लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, और 2 सोर्स अभी हमारे बाकी हैं, वो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब सुन लें आप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तो आपको पता होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह हैं, हमने पढ़े हैं। उन मॉलिक्यूल्स से जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे भी एनर्जी हासिल की जाती है। और उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये आप समझ लें कि 97% ऑफ द बॉडी मास विल बी कंपोज्ड ऑफ दीज 5 मेजर एलिमेंट्स, और इनको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनके साथ साथ कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, मोलिब्डेनम है, एक्सेट्रा। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एनर्जी सोर्स, कि हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ द एनर्जी एंड हाउ वी यूज एनर्जी एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एनर्जी विच वी यूज। सही, अब हम मूव करते हैं एनर्जी लिमिटेशंस की तरफ। तो एनर्जी लिमिटेशन में क्या आता है आपके जहन में कि एनर्जी लिमिटेशन में क्या हो सकता है? एनर्जी इन लिमिट फॉर्म। यूनिवर्स में एनर्जी एक लिमिटेड फॉर्म में मौजूद है, और हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एक लिमिटेड फॉर्म में ही ले सकता है। एनर्जी लिमिट, एनर्जी लिमिटेशन को समझने के लिए आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। बुक के मुताबिक, जिस तरह बचपन में कभी आपने सोचा होगा जब छोटे थे कि मुझे फ़लाँ आइसक्रीम वाली शॉप पे जाने का मौका मिल जाए, या मुझे फ़लाँ बेकरी पे जाने का मौका मिल जाए, और मैं वहाँ सारी की सारी चॉकलेट्स या वहाँ की सारी आइसक्रीम खा जाऊँ। ठीक है, सोचा होगा कहीं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल चांस मिल भी जाता, आपको खुला छोड़ दिया जाता कि जाएं आप सारी खा लें, तो आप फिर भी सारी नहीं खा सकते थे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर एक लिमिट है। जैसे कहते नहीं है सियाने पेट तो डई है ना, इसी तरह ही पेट के अंदर जो बैली है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एक लिमिट है। जितना भी ज़्यादा खाना पड़ा हो, जैसे शादी हालों में होता है, हम एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं, बड़ा ज़ाया करते हैं। ठीक है, एक बंदे का खाना होता है, 4 हमने बंदों का बब्बरा होता है कि बस ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसी पे ही है सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद नहीं मिलना। तो ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली हम भी करते रहे होंगे बचपन में जब नहीं पता था। तो उस नतीजे में क्या होता है कि हम आधा खाना बर्बाद करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हमने जितना खा सकते थे, हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी थी, हमने उतना खा लिया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते, बेशक वो मटन हो, बेशक वो कोई भी चीज़ हो, मैं मतलब कि अच्छी से अच्छी चीज़ भी हो, लेकिन हम एक लिमिट के बाद उसको नहीं खा सकते। तो इसी तरह ही कायनात में, यूनिवर्स में एनर्जी की लिमिटेशंस हैं कि एनर्जी बेशक जितने भी लिमिटेड फॉर्म में मौजूद हो, अनलिमिटेड फॉर्म में मौजूद हो, लेकिन ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को हमेशा ही एक लिमिटेड फॉर्म में लेते हैं। इसी वजह से कायनात में जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड फॉर्म में ही मौजूद है। उम्मीद है कि आप पिक कर रहे होंगे बात को, एनर्जी लिमिटेशंस के बात को आप पिक कर रहे हो। तो एनर्जी लिमिटेशंस में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटी कितनी है और एनर्जी कितनी है, यानी कि हम ले कितनी सकते हैं और यूनिवर्स में मौजूद कितनी है। ये है एनर्जी की लिमिट्स। हम अब देखेंगे इसको प्लांट्स में कि किस तरह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो पढ़ रहे हैं,
अब फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि प्लांट्स को जो सोलर रेडिएशन है, जो सन की एनर्जी है, चाहे वो पीए फॉर्म में है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं, वो सारी की सारी यूज कर ली जाती हैं प्लांट्स के लिहाज से। नहीं, प्लांट्स वो सारी की सारी एनर्जी को यक मुश्तरका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जितनी चाहिए होती है उतनी एनर्जी इस्तेमाल करते। तो फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। यह है ग्राफ। सनलाइट एनर्जी जो है वो एनर्जी प्लांट्स को फोटॉन्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, फोटॉन आर द पार्टिकल्स दैट प्रोवाइड द एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक, ये तो पता होगा आपको। तो फोटॉन जो है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख लेते हैं फोटॉन फ्लक्स, और दूसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेसिस रेट। अब फोटॉन फ्लक्स जो है, फॉर एग्जांपल हर एक चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है फोटोसिंथेसिस की। मैं समझने के लिए फोटोसिंथेसिस की हम लिमिट रख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस 50 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होती है, ऑप्टिमम होती है रेंज। अब फोटोन फ्लक्स डेंसिटी जो है, ये जो है फोटोन फ्लक्स डेंसिटी यहां पर जाकर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पी मैक्सिमम। पी मैक्सिमम। अब पी मैक्सिमम हो रही है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, लेकिन फोटोन फ्लक्स आपको पता है कि यहां पर एंड नहीं हुआ, बल्कि ये कंटिन्यू है। इसका मतलब कि एनर्जी जितनी भी ज्यादा होगी, एक जगह पर जाके उसकी ऑप्टिमम रेंज पे जाके, जहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, चाहे जितने भी फोटोन होंगे वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि वहां पर लेवल ऑफ हो जाएगी, और लेवल ऑफ होकर अपना जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट रखेगी। ये है बेसिकली आइडिया कि एनर्जी की लिमिटेशन, प्लांट को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हो, लेकिन जितनी चाहिए उतनी मिल रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां पर जाके चलती रहेगी। अब वो फोटोसिंथेसिस अगर इस तरह जा रही थी तो वो मैक्सिमम नहीं होगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बल्कि एक जगह पे आकर रुकेगी और फिर उस लेवल पर वो चलती रहेगी। दैट विल बी द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट जो है वो है एलोकेशन ऑफ एनर्जी। एलोकेशन ऑफ एनर्जी। एलोकेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? जिस तरह प्लांट है, प्लांट में एनर्जी बनती है लीफ में, लीफ से एनर्जी जाती है स्टेम में, फिर रूट, शूट एक्सेट्रा, एनर्जी प्रोवाइड टू होल ऑफ द प्लांट। इसी तरह ये एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का बनना पत्तों में और फिर उसका पूरे जिस्म में चले जाना, दैट विल बी द एलोकेशन ऑफ एनर्जी। एलोकेशन का मतलब कि एनर्जी का लीफ में बनना और फिर उसका लोकेट चेंज कर जाना या उसकी लोकेशन को चेंज कर जाना और वो दूसरे प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल हो, दैट विल बी द एलोकेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द एनिमल्स हम देखते हैं कि एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स, एक पॉपुलेशन में 10 एनिमल्स हैं फॉर एग्जांपल, उन 10 एनिमल्स में 5 एनिमल्स लोअर फिटनेस वाले हैं और 5 एनिमल हायर फिटनेस वाले हैं। और जो हायर फिटनेस वाले हैं, बात को समझे जरा, जो हायर फिटनेस वाले हैं और लोअर फिटनेस वाले 10 ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन एनर्जी या खुराक वो 5 ऑर्गेनिजम्स के लिए मौजूद है सिर्फ। तो जब 5 ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक होगी, वो 5 जो हायर फिटनेस वाले हैं वो फौरी जाके उसको कंज्यूम करेंगे, और जो लोअर फिटनेस वाले हैं बेचारे वो तो रह गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिटनेस नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि जो हायर फिटनेस रेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो
एनिमल्स हैं वो एनिमल्स अपनी एनर्जी हासिल करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद वो फूड जब ख़त्म होगी तो वो एनर्जी जो उन्होंने ली है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी कि वो उसके साथ अपने नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लाइफ को कैरी कर सकें, अपनी रिप्रोडक्शन को कर सकें, अपने डिफेंसिस मैकेनिज्म्स को गेन कर सकें, अपना रहन सहन का ढंग जो है उसको चेंज कर सकें। तो ये जो एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल जो हायर फिटनेस वाले भी हैं उनको चाहिए थी 100 किलो कैलोरीज, उनको मिली है 50 कैलोरीज। जब 50 कैलोरीज मिलेगी तो फिर उसमें वो एलोकेट करेंगे, यानी कि वो खुद जज करेंगे कि हमें अब ये जो एनर्जी है ये किन कामों में खर्च करनी है। आया कि जो 50% एनर्जी हमारे पास है हम ये प्रे को ढूंढने में लगा दें ताकि जो अगर प्रे ना मिला तो उनकी डेथ होगी, नहीं, फिर वो 50% एनर्जी को एलोकेट करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन करवाते हैं ताकि उनकी डेथ हो जाए, उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स हों, वो सर्चिंग करें फूड की और उनकी पैदावार भी बढ़ती रहे, उनकी जो डेथ रेट्स भी बेशक ज़्यादा हों लेकिन उनकी जो एक जनरेशन ओवर जनरेशन है वो भी चलता रहे और एनर्जी का सही इस्तेमाल होता रहे। बेसिकली ये है एलोकेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर लिखने को सारा लिख दो, 2 वाइट बोर्ड लिख दो, 3 लिख दो, लेकिन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिजम्स get their energy if the energy is in short amount, the organisms allocate this energy for the important functions। वो important function करने के बाद जो दूसरे function होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी लिमिटेशन और एलोकेशन ऑफ एनर्जी। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।